आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज हिंदी साहित्य टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट, आरओ, एआरओ, बीओ, अदर एग्ज़ाम। तो हिंदी साहित्य से रिलेटेड अगर आप टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या आपका फॉर्म टीजीटी 2023 में आपने भर दिया, 22 में भर दिया, जिसकी परीक्षा डेट की अगर देखें तो संभवतः अगस्त के बाद परीक्षाएँ कराई जा सकती हैं। तो देखिए उसी क्लास चालू हो गई है। सिलेक्शन पाना है तो हो जाओ तैयार। जुलाई अगस्त में होने के चांस है एग्ज़ाम के। तो चलिए देखिए टीजीटी पीजीटी रिलेटेड प्रत्येक दिन क्लासें नियमित रूप से चलेंगी। इसमें एमक्यू जो भी क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी टाइप के होंगे, जिस पर आप सभी भाई बहनों के द्वारा कमेंट बॉक्स पर जो भी कमेंट करेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे उसके उत्तर पहले से देने पड़ेंगे और चाहिए भी, जिससे आप सभी की प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो आशा है आप सभी भाई बहन जो भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन या सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आशा है अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। तो चलिए परीक्षा में पूछे जाने वाले ये टेस्ट सीरीज सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, जिससे और भी भाई बहन चैनल के माध्यम से इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो देखिए ये हमारे चैनल के लिंक है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम जो एग्ज़ाम नागा ये दिया हुआ है, या हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दिया हुआ है, जाकर आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और टेलीग्राम टीजीटी पीजीटी ग्रुप में भी मिल जाएगा पीडीएफ नोट लिंक के। ये टेलीग्राम के ये लिंक दिए गए हैं, एग्ज़ाम नागा 1, एग्ज़ाम नागा 2, ऐसे करके आप ऐड हो सकते हैं। तो चलिए हिंदी साहित्य की ये क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मतिराम कृत ललित लाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है। तो मतिराम कृत जो मतिराम द्वारा ललित लाम है पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है। ऑप्शन ए अलंकार सर्वस्व, या ऑप्शन बी काव्य प्रकाश, या ऑप्शन सी कुवलयानंद, या ऑप्शन डी चंद्रलोक। ठीक है, तो चंद्रालोक है या अलंकार है, ऑप्शन ए है, या ऑप्शन बी काव्य प्रकाश है। तो आशा करते हैं आप सभी भाई बहन इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर देंगे। तो चलिए देखिए मतिराम द्वारा जो कृत ललित लाम है, ललित लाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा ए अलंकार सर्वस्व, ये कट जाएगा, काव्य प्रकाश कट जाएगा, तो कुवलयानंद जो है ऑप्शन सी ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी संस्कृत ग्रंथ का मतिराम की कृत ललित लाम पर प्रभाव है। आपने क्या आंसर दिया है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द्विजदेव का समय काल माना जाता है। ऑप्शन ए 1800 से 1860, ऑप्शन बी 1800 से 1861, ऑप्शन सी 1820 से 1907, या ऑप्शन डी 1820 से 1861। तो चलिए इसका राइट आंसर आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि इसका राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे देंगे और हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए 1800 द्विजदेव का समय काल जो माना जाता है, 1800 से 1860 ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, 1800 से 1861 ये भी गलत हो जाएगा, 1820 1907 ये भी। ऑप्शन नंबर डी 1820 से 1961 राइट आंसर है। आपका क्या रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, रसराज के रचयिता इनमें से कौन है। इसका आंसर आपको जवाब देना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। रसराज के रचयिता इनमें से कौन है। आभूषण, बा कुलपति मिश्र, सा मतिराम, या द रसलीन। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कौन है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए रसराज के जो रचयिता हैं, तो रसराज के रचयिता अभी आपने मतिराम की कृत ललित लाम को जो ऊपर हमने पढ़ाया,
आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आंसर हट गया होगा, और किस ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ से वो भी हमने आपको बताया। तो रसराज का भूषण कुलपति मिश्रा गलत हो जाएंगे, रसलीन गलत हो जाएंगे। और जो रसलीन है किसका टाइटल है, जो रसलीन है ये कौन से कवि लगाते हैं रसलीन टाइटल, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जल्दी से वो भी टाइप आप कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मतीराम, रसराज के रचयिता इनमें से है। डॉक्टर बचन सिंह ने रीत मुक्त कवि किसे माना है, तो देखिए, तो यहाँ पे डॉक्टर बचन सिंह ने अंतिम रीत मुक्त कवि, ठीक है, यहाँ पे एक देखेंगे, यहाँ पे कहा गया है अंतिम रीति मुक्त कवि किसे माना है, केशव, बी द्विजदेव, सी बोधा, या डी घनानंद। तो अभी आपको मैंने ऊपर बताया था, तो यहाँ पे द्विजदेव आ गया। तो द्विजदेव का अगर आप देखेंगे वहाँ जो समय काल था वो 1820 से 1861 था, ऐसा कुछ हमने आपको राइट इसका आंसर बताया था। अगर बचन सिंह अंतिम रीत मुक्त कवि किसे माना है, तो किसे माना है, बचन सिंह अंतिम रीत मुक्त कवि द्विजदेव को माना है। और इसी का द्विजदेव के हमने अभी 1820 से 1861 द्विजदेव का समय काल माना जाता है, जो भी हमने आपको बताया। तो देखिए, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। 5वां क्वेश्चन अगर हम देखें, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम से किसने दिया, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेगर, विश्वनाथ प्रसाद, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया। तो देखिए, सभी काल हमने पढ़ाए, अगर आपने नहीं पढ़े तो आप हमारे जो वहाँ पे आप देख लीजिए जाकर, हमारे प्रीवियस वीडियो अगर आप देख लीजिए जाकर पीछे, वहाँ पे सभी काल के कवि सभी आपको मिल जाएंगे, और पूरी क्लास आपको TGT की मिल जाएगी बहुत अच्छे से, जो आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। तो देखिए, रीतकाल के अलंकृत काल नाम किसने दिया, तो देखिए शिव सिंह सेगर ने नहीं दिया। अगर विभाजन की बात करें तो यहाँ पे शिव सिंह सेगर कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो वो भी नहीं। मिश्र बंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या लगाया ज़रूर बताइएगा। शुक्लानुसार रीतिकाल परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है, यहाँ पे श्रृंगारी कवि की बात हो रही है। तो देखिए, बिहारी, बी ठाकुर, सी द्विजदेव, या डी घनानंद। तो आपने देखा, तो हम एक चीज़ कई बार चीज़ पढ़ते चलेंगे, तो द्विजदेव का समय काल आपको कभी नहीं भूलेगा, 1820 से 1861, इतनी बार हम आपको बता देंगे, कभी नहीं भूलेगा। और इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी TGT एग्ज़ाम हो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपसे कभी पूछेगा द्विजदेव का काल, तो आप कहेंगे 1820 से 1861, ठीक है। और शुक्लानुसार रीतकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगार कवि तो कौन है, द्विजदेव, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन कोई मिस्टेक गलत हो जाती है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो द्विजदेव इसका राइट आंसर। इसी तरह अंतिम कवि अगर यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे, बचन सिंह के अंतिम रीत मुक्त कवि किसे माना, द्विजदेव। और यहाँ पे शुक्लानुसार रीतकाल परंपरा के अंतिम श्रृंगार कवि भी द्विजदेव को माना गया है। अन्योक्ति कल्पद्रुम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो आप ये देखिए, अन्योक्ति कल्पद्रुम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर आप NVS TGT UP TGT की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो देखिए, अन्योक्ति कल्पद्रुम ये जो ग्रंथ है, इसके रचयिता गिरधर कविराय, बावरन, सा दीन दयाल गिरी, या दा बेताल। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे, गिरधर नहीं होंगे, वृंद नहीं होंगे, बेताल नहीं, दीन दयाल गिरी के राइट आंसर हो जाएंगे। आपने क्या बताया ज़रूर बताइएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, बहुत लंबी श्रृंखला है, जाइएगा कहीं नहीं। अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। जाने मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। यह पंक्ति किस कवि की है, ये पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं। तो मैंने इस तरह की जो भी पंक्ति जिस कवि की है, इसकी क्लास भी ली है, आप जाकर पीछे देख सकते हैं। आगे भी आपको ऐसी क्लासें मिलेंगी। तो देखिए, केशव, ठाकुर,
बा सा बोधा दा घनन। तो जाने मिले जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। इसको, इस चीज़ को अगर हम ट्रिक बता दें आपको तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसकी ट्रिक हम आपको बता दें, अगर जाने जहान अगर आपको मिल रहा है तो जब कहीं किसी चीज़ का आपको बोध होगा कि हाँ हमें यहाँ जाना है, यहाँ हमें जहान मिल सकता है, हम यहाँ गए हमें बोध हो गया है, अब हमें जहान मिल गया, इसका बोध हो गया है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे बोधा। तो ये ट्रिक हमने बनाई है अभी अभी जस्ट आपके लिए, कभी नहीं भूलेंगे। बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना। इसी तरह की बहुत सारी ट्रिक हमने पीछे वीडियो में बनाई है जिससे आप 150 से 200 कवियों के नाम याद कर सकते हैं। बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना है। बिहारी की है, बा रत्नाकर पांडे जी की है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, ये इनमें से की नहीं। तो बिहारी रत्नाकर ये जो है सा जगन्नाथ रत्नाकर की है। यहाँ पे देखिए रत्नाकर, यहाँ पे रत्नाकर, तो जगन्नाथ रत्नाकर। अगर कहीं कोई गलती है तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं, उसको हम कमेंट में सही करा देंगे। ठीक है। रीतिकाल के किस कवि की संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा गया है। तो रीतिकाल के किस कवि की संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा गया है। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखें ऑप्शन, तो सेनापति, बी ठाकुर, सी आलम या डी पद्माकर। तो रीतकाल किस कवि की संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा गया है। तो जो जोड़ा गया है वो है सेनापति, राइट आंसर हो जाएगा इसका। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस आलोचक का है। तो आप देख सकते हैं इसकी ट्रिक, अगर यूरोप की बात की गई है तो आलोचक विदेशी जरूर होगा, उसका नाम विदेशी टाइप से होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर ये चीज़ है तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कट जाएंगे और 3 विदेशी नाम आपको दिख रहे हैं, विटरनिड्ज, ग्रीशियन या स्मिथ। तो ग्रीशियन को आप जानते हैं, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है ग्रीशियन, और इनकी जो भी फेमस जो रचनाएं हैं ये भी हमने आपको बताई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीशियन। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस आलोचक का है। तो ग्रीशियन का है। देखिए द्विजदेव फिर आ गए। तो द्विजदेव का अगर समय अगर माना जाए तो 1820 से 1861 तक का काल माना गया है। तो मेरे ख्याल से ये आपको इतना याद हो गया होगा कि ये आप भूल भी नहीं सकते। और अंतिम कवि अगर देखें तो जिन कवियों ने माना है तो द्विजदेव को माना है। तो द्विजदेव का वास्तविक नाम अगर नाम क्या था, तो द्विजदेव का अगर वास्तविक नाम पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, रसलीन, रसखान। ये तमाम ऐसे जो उप टाइटल हैं, नाम हैं, ये पूछे जाते हैं। और नहीं तो आप यूपी टीजीटी का पीछे पेपर देख लीजिए या अन्य टीजीटी का पेपर देख लीजिए, आपको ऐसे 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। तो द्विजदेव का वास्तविक नाम है पृथ्वी सिंह, मान सिंह, शक्ति सिंह या सूरज सिंह। तो द्विजदेव का वास्तविक जो नाम है मान सिंह, राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सिंह नहीं, न शक्ति सिंह, न सूरज सिंह। 13वां क्वेश्चन अगर हम देखें, इनमें से कौन अलंकार ग्रंथ लिखने वाला आचार्य नहीं है। आ पद्माकर, बा जसवंत सिंह, सा भूषण या दा बिहारी। तो इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा अलंकार, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, अलंकार ग्रंथ लिखने वाला आचार्य नहीं है। तो नहीं पर जरूर फोकस करिएगा। इसमें पूछा नहीं है, तो नहीं मतलब 3 हैं, और 3 है में अगर आपको एक पता है तो आप हैं वाले में टिक लगा जाएंगे और गलत हो जाएंगे। इसलिए नहीं को जरूर डार्क से कर दीजिए। अब तो डार्क से लिख के भी आता है नहीं। तो देखिए जो नहीं है, जो हैं, पद्माकर हैं अलंकार ग्रंथ लिखने वाले, जसवंत सिंह हैं अलंकार ग्रंथ लिखने वाले, भूषण है जो बिहारी हैं, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखा है, जो बिहारी हैं, ये अलंकार ग्रंथ लिखने वाले नहीं है। यही राइट आपका आंसर हो जाए। आपने क्या आंसर दिया जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लग रही ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा। लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए रस विलास के रचयिता, तो यहाँ पे 14वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं।
रस विलास के रचयिता आ बेनी बंदीजन, ब भिखारीदास, सा केशवदास या दा बिहारी। तो यहाँ पे रस विलास के रचयिता पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे रस विलास के रचयिता हो जाएंगे आपके बेनी बंदीजन, केशव, भिखारी, बिहारी नहीं होंगे। अगर इसका भी अगर हम आपको ट्रिक बता दें, रस विलास, जहाँ पे रस हो और विलास, तो रस विलास करने को जिन्होंने रस विलास किया होगा और उसके बाद जेल गए होंगे, तो रस और विलासता से जिन्होंने जीवन अपना व्यतीत किया होगा, तो ज़रूर न ज़रूर कुछ उनके ऐसे कर्म हुए होंगे जिससे वो जेलों में गए होंगे और बंदी जन बने होंगे। तो ये ट्रिक है, जहाँ रस विलास आ जाए तो आप समझिए रस विलास उपभोग करने, गलत आचरण पढ़ने के बाद वो बंदी जन बनते हैं। तो आपका राइट आंसर आप बंदी जन हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये ट्रिकें आपको अच्छी लग रही होंगी। ऐसी बहुत सी हमने ट्रिकें बनाई हैं, आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किस कवि का नहीं था। घनानंद के विषय में उक्ति विषय में यह उक्ति किस आलोचक की है। तो आलोचक के अगर आप नाम देखेंगे तो आलोचक में आपको रामचंद्र शुक्ल का आलोचक में ज़रूर नाम, एक बड़ा नाम आपको दिखाई पड़ेगा। डॉक्टर नागेंद्र हैं, नामवर सिंह हैं। लेकिन अगर ये भाषा जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसका नहीं है, तो अगर आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और नहीं तो आप TGT 2022 का पेपर देख लीजिए जो हुआ था, 22 का या 21 का पेपर जो हुआ था, अभी पीछे हुआ था, 12,000 प्लस वैकेंसी थी। आप देख लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही आंसर राइट है। मैंने पहले ही बताया था, और जिन्होंने लिखा था तो 3 से 4 नंबर ऐसे पा गए थे। अगर आपको नहीं आता तो आप 50-50 कर लें, या फिर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप आँखी मूंद कर आलोचक जब पूछे या कोई पंक्ति ऐसे पूछे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आँखी मूंद के लगा लीजिए। 90% मैं कहता हूँ वो आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आलोचकों में इनके ज़्यादा ही पंक्तियाँ आती हैं। इसका राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। चलिए, श्रृंगार विलास की रचना, श्रृंगार विलास अभी आपने देखा था ऊपर देखा था रस विलास। तो अगर हम पूछेंगे रस विलास किसकी रचना है, तो आप कहेंगे जिसने रस ज़्यादा पान किया होगा और विलासता से जीवन पीड़ा होगा, वो कौन होगा? बंदी जन। तो देखिए कितनी जल्दी इसका हमने आंसर पता कर लिया एक ट्रिक के माध्यम से, जो अभी अभी आपके सामने सभी ट्रिक बना रहे हैं। तो जब कभी अगर आ जाएगा रस विलास, तो आप कहेंगे रस विलासता से पूर्ण जीवन एक बंदी का ही हो सकता है जिसने ऐशो आराम किया होगा। तो ये सभी ट्रिक है, ठीक है, याद करने के नाम, और वो कवि के बारे में नहीं, ये ट्रिक है, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं उस कवि को, इस ट्रिक से उस रचयिता और उसकी रचना को कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी ट्रिकें से आप बहुत जल्दी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिकें हमने बनाई है सभी आपके लिए। अब यहाँ पे आ गया श्रृंगार विलास, इसकी भी ट्रिक बता दूंगा, कभी ज़िंदगी पर आप भूलेंगे नहीं। तो श्रृंगार विलास की रचना किसने की है? आ सोमनाथ, बा सेनापति, सा आलम, या 16 का दा देव। तो देखिए श्रृंगार विलास, तो आपने महाशिवरात्रियों पर भगवान शिव का श्रृंगार होते हुए देखा है ना। महाशिवरात्रि होती है तो श्रृंगार होता है, जल अभिषेक से श्रृंगार होता है, फूलों से श्रृंगार होता है, ठीक है, रुद्राभिषेक होता है, श्रृंगार होता है, बेलपत्रों से श्रृंगार होता है। तो किनका होता है? भगवान शंकर का। और भगवान शंकर के ही जो रूप हैं सोमनाथ, जो कि गुजरात पे है, ठीक है। तो श्रृंगार किनका होता है शिवरात्रि में? सोमनाथ भगवान का, शंकर भगवान का। तो रस विलास की रचयिता कौन है? सोमनाथ। खट से आप ये ट्रिक से अभी सब नई नई ट्रिकें बना रहा हूँ आपके लिए, कभी नहीं भूलेंगे। अभी मैं इसी की जितनी मैंने अभी रचना बताई इनकी अब रिवीजन करा दूंगा, 1 सेकंड में आंसर देंगे। तो श्रृंगार विलास के रचयिता हैं सोमनाथ, ठीक है। मज़ा आ रहा है तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए
अभी मैं रिवीजन भी करवा दूंगा, 2 मिनट लगेंगे और आप 1 सेकंड में आंसर देंगे। आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? देखिए, आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? प्राणचंद चौहान, विश्वनाथ सिंह, शबल सिंह या पद्माकर? तो आनंद रघुनंदन, ठीक है, आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता। तो इसकी भी ट्रिक हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आनंद और रघुनंदन, तो रघुनंदन श्री राम, रघुनंदन कौन है? श्री राम। और श्री राम कौन है? जो विश्व के नाथ हैं। श्री राम कौन है? जो विश्व के नाथ हैं। तो रघुनंदन, आनंद और रघुनंदन हमें प्रतीत कौन करते हैं? तो रघुनंदन है श्री राम, श्री राम कौन है? विश्व के नाथ हैं पूरे। तो इसके आंसर हो जाएगा विश्वनाथ सिंह। तो इनके नाम है विश्वनाथ। तो इससे हमने रघुनंदन को राम से कनेक्ट किया और वो कौन हो गए? विश्व के नाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद रघुनंदन के रचयिता विश्वनाथ। तो मेरे ख्याल से आपको ये ट्रिकें बहुत अच्छी लग रही होंगी, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करिएगा। 18, चलिए अब रिवीजन करा देते हैं। रस, ठीक है, अभी यहाँ पे आया था रस विलास। रस विलास के रचयिता कौन है? रस से विलास जो होगा, जिसने रस विलास किया होगा, जरूर कुछ ना कुछ अपनी विलासता पूर्ण जिंदगी किया होगा, कुछ न कुछ गलतियाँ कौन किया होगा, तो कौन होगा? बंदीजन। जो पहले खूब रस विलास किए होंगे, बाद में उनको उनके कर्मों के कारण जेल जाना पड़ा, क्या बने? बंदीजन। तो रस विलास के रचयिता बंदीजन। श्रृंगार रस के रचयिता, श्रृंगार किनका होता है? भगवान शंकर, सोमनाथ। तो सोमनाथ भगवान शंकर गुजरात में है। सोमनाथ जी का हर शिवरात्रि या हर दिन श्रृंगार होता है, इसलिए सोमनाथ हैं किसके? श्रृंगार विलास के रचयिता, ठीक है। अगला भी अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि ऊपर रघुनंदन क्या था? आनंद रघुनंदन नाटक। तो आनंद रघुनंदन कौन? श्री राम। श्री राम कौन है? विश्व के नाथ है। तो विश्वनाथ सिंह इनके क्या है? रचयिता। चलिए जल्दी से इसका लाइक शेयर करिए, जिससे और भी भाइयों तक ये, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। चलिए, अलंकार कलानिधि के रचयिता कौन है? अलंकार कलानिधि के रचयिता कौन है? कृष्ण कवि, गुमनाम मिश्र या कुलपति मिश्र? इसका राइट आंसर जरूर बता दीजिएगा। अलंकार कलानिधि के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। यह हम आपके लिए छोड़ देते हैं, इसका आंसर हम कल बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर दे देंगे इसका आंसर। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, इसकी भी ट्रिक बताएंगे हम आपको, ठीक है। चलिए 18वें का सभी लोग करेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता, नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। तो नवरस तरंग, ठीक है। चलिए, तो जो नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता है उनका नाम है ग्वाल कवि बा व्रन या सा बेनी प्रवीण या दा प्रताप शाही। तो नवरस तरंग के, ठीक है, तो आपको बताना है। तो देखिए इसका भी हम ट्रिक बता रहे हैं। जो नवरस, सभी रसों, जो नौ रस होते हैं, सभी 9 रसों को जानता हो, वो कौन हो सकता है? जो सभी 9 रस को जानता हो, वो किसी न किसी में वो प्रवीण तो होगा ही। सभी रसों के बारे में उसको अध्ययन है, तो किसी न किसी में प्रवीण होगा, जिसके राइट आंसर हो जाएंगे बेनी प्रवीण। कितनी अच्छी ट्रिक है, ठीक है। चलिए अगला, इसका मैं फिर से आपको करा दूंगा अभ्यास। सुमिल विनोद के रचयिता, इसी तरह हरी सभी क्लासें पढ़ेंगी चलेंगी आपकी। सुमिल विनोद के रचयिता हैं घनानंद देव बोधा या कुलपति मिश्र। तो एक अभी हमने बोधा का भी शुरुआत में अगर देखेंगे तो दूसरा तीसरा क्वेश्चन था बोधा, जिसको बोध हो गया हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें बोध हो गया हो, बोधा कवि थे। तो चलिए इसको अभी हम देखेंगे। इसमें है सुमिल विनोद के रचयिता, इसमें पूछा है सुमिल विनोद के रचयिता कौन है? घनानंद देव बोधा कुलपति मिश्र।
तो सुमिल विनोद के जो रचयिता हैं घनानंद हैं, देव हैं, या आपके बोधा हैं, या कुलपति मिश्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी भी ट्रिक बता दे रहे हैं। ट्रिकें हैं, लगानी पड़ेंगी तभी याद होंगी। सुमिल विनोद, ठीक है, सुमिल विनोद, तो जहाँ पे विनोद की अनुभूति होती है, जहाँ पे आपको विनोद की अनुभूति होती है, या जहाँ पे आपका अंतर्मन द्वंद से भरा होता है, या जहाँ पे आपके विनोद और बहुत ही अच्छा आपको लगता है, तो कब आपको लगता है? जब आपके सामने कोई देव प्रकट हो गए हो, या देव के द्वारा, भगवान के द्वारा, या आपका कोई काम बन गया हो। तो सुमिल विनोद के रचयिता देव हैं, ना कि घनानंद, ना कि बोधा, ना कुलपति मिश्र। चलिए, बेनी प्रवीण, तो अभी इससे हमने बताया, अभी इसी का एक बताया था बेनी प्रवीण का, जो हर काम में प्रवीण हो, जो हर काम में प्रवीण हो। तो आया था ना रस तरंग, जो सभी रसों को जानता हो, रस तरंग के रचयिता आया था ना। तो रस तरंग जो सभी रसों को जानता हो, तो वही जानेगा जो प्रवीण होगा। किस, तो कौन होगा? बेनी प्रवीण। तो हो गया, देखो अभी तक याद है, आपको भी याद होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, बेनी प्रवीण की भाषा को आचार्य शुक्ल ने, तो आचार्य शुक्ल से यहाँ पर रिलेटेड है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके समकक्ष बताया? तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल अगर नहीं आता, अगर ऑप्शन में है, अगर उस जगह आपको कोई दिमाग नहीं चल रहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को टिक करिए और नंबर लीजिए, 90% आपका सही हो सकता है। तो बेनी प्रवीण की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके समकक्ष बताया? बिहारी घनानंद मतिराम देव। तो बेनी प्रवीण की भाषा को आचार्य शुक्ल ने किसके समकक्ष बताया? तो उन्होंने बताया मतिराम के समकक्ष बताया। ठीक है, किसके? मतिराम के। बेनी प्रवीण बेनी प्रवीण की भाषा को आचार्य शुक्ल ने मतिराम के समकक्ष बताया। बिहारी सस्सई, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन आया। बिहारी सस्सई है प्रबंध का, मुक्तब काव्य, गीत काव्य, या खंड काव्य? तो बिहारी सस्सई है, ये आपका प्रबंध नहीं, न गीत है, न खंड है, ये मुक्तब काव्य है। राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर दिया जरूर बताइएगा। इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन है? इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन है? राइट आंसर यहाँ पे अगर आप बताना चाहें तो भिखारी दास, नगरीदास और सारहीम या दा बेनी प्रवीण। जो रस, ठीक है, तो रस तरंग जो हमने बताया तो बेनी प्रवीण, लेकिन इसमें सर्वांग निरूपक कवि पूछा गया है। तो सर्वांग निरूपक कवि न रहीम, न बेनी, नगरी। जो सर्वांग निरूपक कवि हैं वो हैं भिखारी दास। 24वां अगर हम देखें क्वेश्चन, लोग हैं लगी, लोग हैं लागी, कवित बनावत मोही, तो मोरे कवित बनावत। तो पंक्ति के रचयिता, तो इस पंक्ति के रचयिता अगर पूछा गया पद्माकर, आलम, बोधा, घनानंद, तो 24वां का अगर राइट आंसर पूछे तो ना पद्माकर है, ना बोधा है, ना आलम है, घनानंद इसके राइट आंसर हैं। 25वां आज का लास्ट क्वेश्चन, रस रहस्य, रस रहस्य के रचयिता इनमें से कौन है? सोमनाथ, बाचिंतामणि, या कुलपति मिश्र, या नेवाज। तो रस रहस्य के रचयिता कौन है? तो देखिए, ना सोमनाथ हैं, तो वो श्रृंगार रस मैंने बताया था, जिसमें सोमनाथ, चिंतामणि भी नहीं है। इसके राइट आंसर कुलपति मिश्रा हैं। ठीक है, रस रहस्य। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।